बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक पल्लव के अंतर्गत कहानी यह मेरा ये मीत का पाठ करेंगे और यह कहानी हमें क्या संदेश या प्रेरणा देती है इसको समझेंगे। इस कहानी के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह कहानी ऐसे दो मित्रों की है जो आपस में सच्ची मित्रता रखते हैं तथा संकट में एक दूसरे की भरपूर सहायता करते हैं तथा जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि सच्चा मित्र कौन होता है और जीवन में मित्रता का क्या महत्व है। आइए इस कहानी का हम अब पाठ करें। हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थी जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता है। हार्ड टास्क मास्टर का अर्थ है कि वो अध्यापक जो बच्चों के सामने एक लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाते थे, उनको हार्ड टास्क मास्टर नाम दिया है लेखक ने। आगे चलते हैं। उनके डर से हम लोग रोज का पाठ रोज तैयार कर लेते थे। फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो ना कुछ याद कर पाते थे, ना बताई हुई विद्या का स्मरण रख पाते थे। स्मरण अर्थात याद करना, याद रखना। यद्यपि लिखने का काम वे गलत सही पूरा कर लेते थे, अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली। युक्ति अर्थात तरीका। एक युक्ति निकाली और वह भी एक कहानी जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाया और न कभी भूल ही पाऊंगा। किसी गांव में 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे। मीत अर्थात दोस्त, मित्र। और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे। एक दरिद्र पिता का पुत्र था। न खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े। किताब कॉपी आदि की चर्चा तो दूर की बात थी। दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र था। उसका घर सब तरह से भरा पूरा था। साथ ही उसके पास अपने मीत के लिए एक दिल भी था। हृदय की इसी प्रेरणा से ही एक दिन वह अपने पिता के सामने अड़ गया। यदि दरिद्रता के कारण मेरा मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा। इस प्रकार उसने अपने मीत के खाने पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिताजी से करा ली। कुछ वर्षों तक पढ़ लिखकर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगा, लेकिन अपने मीत को वे सारे खर्च दिलाता रहा जिससे वह निरंतर प्रगति करता गया। आगे चलकर वह दरिद्र बालक राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि नाना प्रकार की विद्या के प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रतिष्ठित हुआ अर्थात स्थापित हुआ। उसकी ख्याति सुनकर, ख्यात मतलब प्रसिद्धि सुनकर, उसकी ख्याति सुनकर उस राज्य के राजा ने
अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वत्ता पर मुग्ध होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। इधर बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। वज्रपात अर्थात संकट आ जाना, समस्या आ जाना। वज्रपात मतलब जैसे बिजली गिरना, वो क्या है एक तरीके से कि संकट आ गया उसके ऊपर। अकस्मात एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया। इसी शोक में व्यापारी स्वर्ग सिधार गया। उसका पुत्र बेचारा दाने दाने को मोहताज हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मीत को फटे हाल भिक्षुक के रूप में देख मंत्री को बहुत दुख हुआ। वह उसे घर ले आया। ये मंत्री कौन था? वही दरिद्र बालक था जो पढ़ लिख करके जो है राजा के यहाँ मंत्री हो गया था। तो वो मंत्री जो है अपने उस फटे हाल भिक्षुक के रूप में जो उसका पुराना मित्र था उसे अपने घर ले आया। मीत के परिवार को भी बुलावा भेजा। कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे? मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूंगा। राज्य का मंत्री होते हुए भी उसके मीत ने इतना धन एकत्र नहीं किया था जिससे वह अपने मीत की तत्काल सहायता कर सके। कुछ पल सोचने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा, विपत्ति में घबराते नहीं मीत। हमारे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। याचक अर्थात जो मांगने वाला। याचकों को दान देते हैं। जो याचक सबसे पहले सामने आता है राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। आज से तीसरे दिन ही पूर्णिमा है। तुम कल रात को ही राजमहल पहुंचकर मुझसे मिलना। मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। इस तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएंगी। उनसे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा और कुछ व्यापार भी शुरू कर लेना। व्यापारी की सूखी आशा लता जैसे फिर से हरी हो गई। देखिए यहाँ जो लेखक ने लिखा है कि सूखी आशा लता जैसे फिर से हरी हो गई, अर्थात जो उसके अंदर निराशा थी वो फिर आशा में बदलने लगी। उसकी उम्मीदें फिर से जिंदा होने लगी, ताज़ी होने लगी। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा। मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 मुद्राएं मिल गई। वो हंसता हुआ घर लौटा। अब उसका परिवार कुछ सुख से रहने लगा। उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाई। दोनों मीत गले मिले और एक दूसरे से विदा हुए। मंत्री राजकाज में लग गया और उसका व्यापारी मीत अपने व्यवसाय में। अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी। व्यापार चमक उठा। उधर मंत्री संपन्न था। संपन्न मतलब अमीर था, लेकिन सुखी नहीं।
कारण ये था कि उसका बेटा बहुत नालायक था। नालायक मतलब जो अच्छा काम नहीं करता था और अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझता था। तो उसका बेटा बहुत नालायक था। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा था और ना वह किसी सिखाई हुई विद्या को याद रख पा रहा था। मंत्री को अपने मीत की याद आई। जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। वह उसे भी साथ लिए अपने मीत के पास पहुंचा। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है। तो जिस प्रकार कृष्ण से मिलकर के सुदामा जब वापस आए, उनको अपने घर पहुंचने पर आश्चर्य हुआ, वही स्थिति लगभग यहाँ पर उन दोनों मित्रों के बीच में दिखाई पड़ी। मीत सचमुच लखपति हो गया था। उसने मंत्री का भव्य स्वागत किया, लेकिन मंत्री को तो अपनी ही चिंता सता रही थी। मित्र ने जब उदासी का कारण पूछा तो मुंह लटकाए हुए उसने कहा, क्या कहूँ मीत, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राजमंत्री भी, पर सारी सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी सीख नहीं सका। बातचीत के दौरान व्यापारी मीत ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बातें जान उसके पुत्र से कहा, बेटे तुम जानते हो 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था? हाँ, आप एक दरिद्र याचक थे। याचक अर्थात मांगने वाला। शाबाश। अब ये बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम। देखो, तुम्हारे पिता की सहायता से मैंने 100 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली। उनसे मैंने व्यापार शुरू किया। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई। लाभ होने लगा। हर बार मैं लाभ के 2 भाग कर देता और कहता, ये मेरा है और ये मेरे मीत का। मैं दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाता। इस तरह व्यापार बढ़ता गया, लाभ बढ़ता गया। क्या समझा तुमने? मैं मंत्री पुत्र हकलाने लगा। व्यापारी ने उसे प्यार से चूमते हुए कहा, बेटे अगर इसी तरह तुम भी एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ तो 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे? मंत्री पुत्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। शाबाश बेटे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता और मैं, सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बन जाओ। क्या तुम हमारी ये इच्छा पूरी करोगे? अवश्य। अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा। फिर अपने पिता से कहा, पिताजी अब आप राजधानी चलिए। मैं आज से ही अपनी पढ़ाई में लगूंगा। मुझे रास्ता मिल गया। अब जो कुछ भी पढ़ूंगा सब याद रहेगा। मंत्री समझ गया, लड़के की बुद्धि खुल गई है। उसने मुस्कुराते हुए
अपने मीत से विदा ली। राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया। हर रोज वह जो कुछ सीखता मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। वो कहता, काल्पनिक मित्र जो मन में उसने एक कल्पना कर ली थी कि ये मेरा मित्र है, और जो कुछ भी वो करता वो अपने मित्र को बताता जाता, अपने मन को एक तरीके से वो बताता जाता। वो कहता, यह मेरा है, यह मेरे मीत का। इस तरह हर पाठ दोहराता जाता। लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। उत्तराधिकारी अर्थात वारिस होना। अपने पिता के ही काम को उसने आगे बढ़ाया, उनकी जगह पर वो फिर काम करने लगा। गुरुजी ये कहानी सबको सुनाती, विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। इस सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ता। सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता। सब जी जान से पढ़ने लगते। स्वयं तो पढ़ते ही सहपाठियों को भी पढ़ाते। सहपाठी अर्थात जो साथ पढ़ने वाले थे उनके सहपाठियों को भी पढ़ाते। मीत का भाग भी तो रखना। इस तरह ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। कहानी का जब हम पूरा अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि कहानी में मित्रता का महत्व बताया गया और सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए इसको भी रेखांकित किया गया या इसको भी बताया गया। वास्तव में इस पूरी कहानी का जो संदेश है वो ये है कि जीवन में जब ज़रूरत पड़े, जो ज़रूरत के अवसर पर काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जो मित्र सही मौके पर काम आए वही सच्चा मित्र है।